आप बॉलिंग कराते वक्त जब आउट कर लेते थे तो ऐसा लगता था यूं करके आपका स्टाइल ऐसा था कि चंदा लेने आवाम की तरफ ही चलेगा या पूरी क्राउड की तरफ, ये आपका एक स्टाइल था, हमें बड़ा अच्छा लगता था। हरभजन सिंह कपिल शर्मा शो में बोल रहा है अब्दुल रज़ाक आपकी इंग्लिश का जरा मजाक उड़ा रहा है, वो इंग्लिश में पूछ रहे हैं कि यहाँ से क्या जाएंगे, बोले लाहौर। ये क्या वाकया था यार। कराची का इस्लामाबाद का नाम लेना ये उसने अपनी तरफ से बनाया और मैंने तो नहीं कहा कि मैं इसके कमरे में गया तो मुझे लगा मैं किसी लड़की के कमरे में आ गया, कोई इसके बाल बेड से नीचे निकलते थे और बाथरूम तक आए हुए थे। सचिन तेंदुलकर ये बोलता है कि मुझे जो सबसे मुश्किल बॉलर लगता है वो अब्दुल रज़ाक है। उसने ये जो मेरे लिए अल्फाज बोले कि उसकी मेहरबानी। तमन्ना भाटिया की भी तस्वीर चल रही थी कि वो कोई ऐसा लग रहा था कोई अफेयर चल रहा है, क्या चल रहा है। मैं तो तसव्वुर कर रहा हूँ शादी हो जाती तो क्या होता, यकीन करें चितकबरे बच्चे होते। वो बहुत गोरी है और हम मुश्की कलर है। अभी एक क्लिप हमने देखा कि आपके बेटे ने बॉलिंग कराई है और आपका डंडा उड़ा है और आप गए वो नीचे करके। वाकई अच्छी बॉलिंग करा रहा है या कोई सेटिंग वेटिंग की हुई थी, बेटा मैं आउट हो जाऊंगा तेरा हाइप बन जाएगी तेरी। शाहिद अफरीदी ने कहा कि जी उसको अली रज़ा को बुलाया कि तुम ओवर करो अपने डैडी, तो मैंने उसे मना भी किया लाला ना करें, कैसे उसको फेस करूं, बड़ा मुश्किल होता है। कटिंग पे अभी बीच में हमने देखा था बिल्कुल आपने किसी नाई को काम सिखाया था, कोई फौजी बड़ी वाली फौजी कटिंग हो गई थी, नाई ने कोई बदला लिया है आपसे? नहीं मैं दोस्त था, कोई प्लान नहीं था, तो मेरे ना डैंड्रफ काफ़ी थी। वो मोमेंट तो शेयर करें जब आप पहली दफ़ा टीम में आपका नाम आया। तो मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे वालिद साहब के पास साइकिल थी, जो बाज़ार था हमारा तकरीबन कोई 1/2 किलोमीटर के करीब था बाज़ार, तो उनको 2 घंटे लगे वो गुजरते हुए। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। क्रिकेट से बनाया दुनिया में नाम, मेहरबान हुआ इन पे खालिक रज़ाक। पॉडकास्ट में आज आए हैं लेजेंड अब्दुल रज़ाक सर। वालेकुम सलाम। और ऐसे लग रहा है टीवी देख रहा हूँ, आप तो रुके हुए एकदम। जैसा आप करेंगे मैं वैसे ही करूँगा। ये भी कर रहे हैं, ये हमारा स्टाइल है। हाँ ये भी है, ये भी करते हैं फिर तो। वाह वाह, क्या बात है। खैरियत से है? ठीक ठाक, फिट फाट सब ठीक है सर। इस नफ्सा नफ्सी में सबसे कीमती चीज़ जो किसी के पास है वो है उसका वक्त। आपने अपना वक्त दिया, सबसे पहले उसका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मेहरबानी, बड़ा खुलूस प्यार मोहब्बत से आपने बुलाया और बड़ा अच्छा लगा और सफ़र का पता नहीं चला। सर सफ़र उर्दू वाला, इंग्लिश वाला नहीं, उर्दू वाला। उर्दू वाला सफ़र? एक तो इंग्लिश वाला सफ़र है, वो हो जाए तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। सफ़र वो गलत है। हाँ एक उर्दू वाला है और लाहौर से स्पेशली आप आए, ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र है और बाई से फ़ख्र बात है। नहीं बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मैं समझता हूँ कि दुनिया की हिस्ट्री में ये लिखा जाएगा कि सचिन तेंदुलकर सबसे बड़ा प्लेयर था और उसने मुश्किल बॉलरों को फेस किया। सचिन तेंदुलकर ये बोलता है कि मुझे जो सबसे मुश्किल बॉलर लगता है वो अब्दुल रज़ाक है। यार क्या ऐसी मुश्किल बॉलिंग थी, क्या ऐसी टेक्निक थी जिससे आप आउट करते थे, वो ज़रा बताएं आप कैसे मुश्किल थे? नहीं, पहली बात तो ये है कि सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, और जिस तरह खूबसूरत वो खेलता था और जितनी उसकी फ़ैन फॉलोइंग थी बहुत ज़्यादा थी, पर उसको ज़रूरत नहीं थी किस चीज़ की? ये बोलने की। जो मैं समझता हूँ कि उसको क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो मेरा नाम ले। वो किसी का भी नाम ले सकता था। उस वक्त दुनिया के बड़े बड़े फास्टेस्ट बॉलर थे, मैकग्रा थे, वसीम अकरम थे, वक़ार यूनुस थे और एम्ब्रोज थे, कोर्टनी वाश थे और मुरलीधरन थे, शेन वॉर्न, बड़े बड़े नाम थे, तो उसको ज़रूरत नहीं थी। अब ये तो उसकी ग्रेटनेस है और अच्छी बात ये है कि हम जिस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि आपको जैसे आप अंदर हैं वैसे ही बाहर होना चाहिए, तो उसने ये जो मेरे लिए अल्फाज बोले तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि उसकी मेहरबानी है। हाँ जी, ये आपके लिए एक कॉम्प्लीमेंट बना? जी, मैंने लाइव चैनल पे कहा था कि ऐसे उन्होंने सवाल किया कि सचिन ने आपकी बड़ी तारीफ़ की है, कहते मुश्किल बॉलर है, तो मैंने कहा उसकी मेहरबानी है, उसको ज़रूरत नहीं थी। और एक बार नहीं, उसने कई और प्रोग्रामों में भी कहा, सहवाग ने भी कहा। और मैं वही थोड़ा सा मैं ना सोचता हूँ, डाउट में हूँ कि उनको क्या ज़रूरत पड़ी है। नहीं वो बड़ापन का मुजाहिरा किया है उसने और वो आपका बनी है। हाँ बनी का देखे बात ये है कि बनी किसे कहते हैं ये ज़रा बताए तो। एक बॉलर का बनी होता है कोई?
जो आगे लग जाए उसको जिसको बैट्समैन को बॉलर यूं आउट कर ले, हाँ तो सचिन तेंदुलकर इनका बनी है, आप यहाँ से अंदाजा करें। हाँ। तो पर ये मैंने कभी भी इस चीज़ में ज़्यादा ओवर नहीं अपनी थिंकिंग की कि मैं उसे आउट करता हूँ या मेरे आगे वो लग जाता है। हमने सिर्फ अपनी क्रिकेट खेली है। हमने जो अल्लाह ताला ने हमें टैलेंट दिया, हमें मौका मिला एक्सप्रेस करने का, आगे सचिन तेंदुलकर हो, जयसूर्या हो या और कोई बैट्समैन हो दुनिया के, तो जो आपकी एबिलिटी है आपने उस पर रहना है। और अगर आप ये सोचेंगे जी मैंने तो इसको आउट करना ही करना है, तो कभी भी नहीं आउट होता। लेकिन आपको क्या लगता है रजी भाई कि कौन सी बॉलिंग के मतलब वो जो आप स्लो वन करते थे, आगे लाते थे, क्या किस नहीं, तरीके ऐसा से बात आउट नहीं था। करते थे? इधर स्विंग जो होती है ना, दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन उससे घबरा जाते हैं। जो बॉलर कहाँ पे टांग जाती है? नहीं, जो नहीं जो सीम बॉलर होते हैं, मेरा सीम कहने का बॉलर मतलब। होते हैं। तो वो यही है कि राइट गुड लेंथ से आपने सीम को हिट करना, जहाँ पे नॉर्मली बॉल गिरे तो बैट्समैन ड्राइव खेलता है, अगर वहाँ पे बॉल आपका स्विंग हो जाए तो वो फिर आप उसको आउट कर देते हैं। तो सीम का तो मैं भी समझता हूँ सीम ही होती है कि समटाइम पिचेस ऐसी होती हैं कि वहाँ पे सीम हिट होती है तो बॉल निकलता है, पर स्विंग जो है ना मेन, वो उसका किरदार है। वो उसका किरदार है। अभी तक जो आपने बड़े प्लेयर्स को आउट किया उसमें सबसे बड़ी अचीवमेंट तेंदुलकर को बोलेंगे या कोई और भी है नहीं, जो आप समझते हैं कि यार इसको आउट देखिए करने में? वन मैन आर्मी था कौन? सचिन तेंदुलकर, हाँ। इंडिया की टीम का। और हम जब हमारी मीटिंग होती थी तो हमारा यही जो सीनियर थे कहते थे कि जी सचिन को आउट करना है, कि वो विकेट हमें चाहिए तो फिर हम मैच जीत सकते हैं। तो वो एक टारगेट होता था कि इसको आउट करना है, कोई भी आउट कर ले। और एक तो ऐसा वक्त भी आया था कि जब ऑस्ट्रेलिया के हमारी सीरीज़ हुई तो कार्टनर यूनाइटेड वहाँ मैं इसको आउट करके आ रहा था, तो फिर इंडिया की टीम कराची आई थी जिसमें इरफान पठान ने हैट्रिक की थी। इरफान पठान ने हैट्रिक की थी, सलमान बट को आउट किया था, यूनिस और यूसुफ। हाँ जी, हैट्रिक की थी। अच्छी और हमने गिरते गिरते स्कोर को 2.5 पॉइंट 300 कर दिया। जब इंडिया की बैटिंग आई ना, सचिन खेल रहा था और हमारे पास आसिफ था, ठीक है, और शोएब अख्तर नहीं खेल रहा था शायद, मोहम्मद समी था, मोहम्मद समी, और मैं खेल रहा था। ये इन्होंने जब अपना स्पेल ख़त्म किया तो दिन के 2 ओवर रह गए और यूनुस खान कैप्टन थे। उन्होंने मुझे इशारा किया कि आप नहीं ओवर करना है तेंदुलकर सामने। चलो शुक्र उन्होंने करवा दिया, वरना संभाल के नहीं रखा। हाँ नहीं, वो टेस्ट मैच था ना। अच्छा, टेस्ट मैच था। तो मेरा कहने का मकसद, मेरे कोई जेन में नहीं था। तो मैं तो वैसे भी नॉर्मल वार्म अप होता हूँ, 2 ओवर लगते हैं मुझे वार्म अप होने में। तो जब 2 ओवर रह गए तो मैंने कहा यूनुस भाई ने ये क्या किया है, मुझे ओवर करा दिया है। जब मैंने बॉल पकड़ा तो सामने तेंदुलकर था, और यकीन माने कि मैंने उससे 2 3 4 बॉलें की हैं, तो बिल्कुल एक राइट एरिया में बॉल फेंका था, वो बोल्ड हो गया। अगर आप मैच निकालें ना, उसका आप क्लिप्स निकाल लें, तो पहले ओवर में बोल्ड हो गया, 1 ओवर रह गया था दिन का। हाँ जी यार, तो मैंने आउट किया भी नहीं तो आउट हो गया था। यार वो मुश्किल लगता था उसे, आप मुश्किल लगते थे। तो ये बस अल्लाह ताला की मेहरबानी भी है, पर ये कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने ही इसको आउट करना है, पर वो एक सिचुएशन के मुताबिक, पर गुड फॉर पाकिस्तान मैं कहूँगा। यार आप मुझे जब बात कर रहे हैं ना, मुझे वो मोमेंट याद आ रहा है जब साउथ अफ्रीका को आप धो रहे थे सिंगल हैंडेडली। मतलब एक तो होता है जीतना, एक होता है फतह करना। मैच इतनी दूर था रजी भाई कि शायद पाकिस्तानी अवाम घर चली गई थी, सो भी गई थी। हमें तो उम्मीद ही नहीं थी मैच जीत सकते हैं, और आप आए टपाक 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 टपाक। यार वो मैच को तो ज़रा रिकॉल तो करें, वो क्या था जब आप जा रहे थे स्टेडियम, क्या जहन में था? यार बहुत दूर है, मैच नहीं जिता सकते, क्या था पता है? मेरी वो हिस्ट्री का इसलिए मैं, जब मैं खेला तब तो नहीं था, तो क्योंकि मैं 2 मैच में बाहर था, फिर मेरा कम बैक हुआ और मुझे यही था कि अगर इस मैच में ना मैंने परफॉर्म किया तो मैं बाहर हो जाऊंगा। क्योंकि जब से डेब्यू हुआ है तकरीबन 99 से हमने जब रेगुलर क्रिकेट शुरू की है, ना कोई चीफ सेलेक्टर हमें हटा सका, ना कोई चेयरमैन हटा सका, और जितने भी कैप्टन थे फर्स्ट नंबर पे मेरा नाम होता था कि रज़ाक ने टीम में होना है और इसने खेलना है। तो उस वक़्त मुझे ड्रॉप किया जा रहा था। तो फिर वो मैच जब आया तो मैच तकरीबन कोई 7-8 की एवरेज स्कोर चाहिए था, 160 स्कोर चाहिए था, 5 आउट हो गए थे। शाहिद रफीदी बहुत अच्छा खेले थे, उसमें 50 किया था इन्होंने। तो मेरी जब बारी आई तो मैच वाज ओवर ऑलमोस्ट। अगर मैं आउट होता तो मैच ऑलमोस्ट हार जाना था।
तो जब मैं ग्राउंड में पहुंचा तो सबसे अच्छी बात ये थी कि मुझ पर प्रेशर नहीं था। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे बहुत ही मैं सॉफ्ट माइंड से और बिल्कुल रिलैक्स ऐसे लग ही नहीं रहा कि जी मैं मैच खेल रहा हूँ साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और इंटरनेशनल मैच का अपना एक प्रेशर होता है। ऐसे लग रहा है डोमेस्टिक खेल रहा हूँ कोई, बिल्कुल आम आप ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल। अब मुझे नहीं पता कि ऐसी फीलिंग क्यों हुई, हाँ कोई नेचुरली भी कह सकते हैं या कोई अल्लाह का फजल होना था या मैच की ने हिस्ट्री क्रिएट करनी थी। सही है। क्योंकि किताबी पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपकी एक विकेट रह जाती है लास्ट विकेट और 10 स्कोर चाहिए हो तो आप हारने के चांस आपके ज़्यादा होते हैं। अच्छा, रिकॉर्ड ये कहता है। हाँ जी, ये किताबी क्रिकेट जो सब सही। कहते हैं जितने भी सही है। एक्सपर्ट हैं, जब तक वो 4 स्कोर या 3 स्कोर में कन्वर्ट ना तब तक आपके चांसेस बन जाते हैं कि एक बॉल पे चौका भी लग सकता है, पर फिर भी लास्ट विकेट पे चांस हमेशा बॉलिंग साइड ही जीतती है। तो ये भी मेरे जहन में था। तो जब वो मैच शुरू हुआ तो ऐसे लग रहा था कि जी जैसे हम मैच ना जीतेंगे ना हारेंगे, पता नहीं क्या होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि मेरे पे जो प्रेशर इस चीज़ का था कि जी मुझे पहले ड्रॉप किया गया है, फिर मैं वापस आया हूँ टीम में और मैं फिर बाहर हो जाऊँगा। तो जब वो मैच शुरू हुआ, जो छक्के लगने शुरू हुए, अच्छी बात उसकी ये थी। और विकेटें भी गिरना शुरू हुई रजी भाई। अच्छा, एंड में अच्छी बात अख्तर रह गए थे आपके अच्छी बात ये है कि जितनी विकेटें गिर रही थी, हाँ। मुझे इसका कोई फील नहीं, प्रेशर नहीं बन रहा था, प्रेशर नहीं बन रहा था। उसके छक्के आपके बराबर होते जा रहे थे। हाँ, इवन के 2 रनआउट भी हुए थे, वहाब और सईद जब रनआउट हुए थे। सही है। तो वो जब मैच जहाँ जाता जा रहा था तो एक डिफरेंट फीलिंग थी, और अच्छी बात थी कि कोई एज नहीं लगा, कोई चांस नहीं मिला। आपको बॉल इतनी बड़ी नजर आ रही थी। बस वो एक कुदरती तौर पे अभी कह सकते हैं, और मिडल हो रही थी सारी शॉटें। तो ये जो था ना डिफरेंट फीलिंग थी उस मैच में, कि उसमें कोई ऐसा ये नहीं हुआ कि अब मेरा कैच छूट गया या कोई ऐसा कोई रन आउट से मैं बच गया हूँ या लेग बिफोर की अपील हुई है तो कार्डबियन की अपील हुई है। वो आखिरी ओवर में जो हुई थी उसने डिविलियर ने की थी, पर वो मैच बस ओवर उस वक्त ख़त्म हो चुके, 2 छक्के लग चुके हुए थे। सही है। तो ये अल्लाह का बड़ा करम था और हिस्ट्री बन गई मेरे लिए। उसके बाद ड्रेसिंग रूम का तो कुछ वाकया शेयर करें। आप आए और सारे उछले, गोदों में बिठाया, उछाला, क्या हुआ वो तो बताएं जीतने के बाद। ये जो क्रिकेट है ना इंटरनेशनल, आपको रुलाती भी है और हंसाती भी है। सही है। उस दिन हंसने का, जब आप परफॉर्म करते हैं ना तो आप ओवर द मून, आप ऐसे लग रहा होता है कि जैसे कि दुनिया में कोई गम है ही नहीं है, इतनी खुशी होती है, क्योंकि आप इस इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर रहे होते हैं। क्योंकि ये जो खेलता है, जो परफॉर्म करता है ना, ये उसको पता है। जो नहीं खेलता ना, वो उसके लिए ये क्रिकेट नॉर्मल है, ये वो समझता है ये क्रिकेट कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें जब मैं मैच जीत के जा रहे थे तो मुझे मेरे जिस्म में से करंट निकल रहा था, तो मेरे एग्रेशन भी बड़ा टाइट था आपका, तो बड़ा अजीब किस्म की फीलिंग थी। मैं इतना खुश था। करंट थोड़ा सा वापडा में भी ट्रांसफर कर देते ना, बत्ती आ जाती सब जगह। नहीं, वो ये करंट तो अपने वो सोलर पैनल पे था, वो अपने ही था, ये वो अपने कंज्यूम कर लेते थे। ठीक है। तो वो जो खुशी थी ना, उस वक्त दिल कर रहा था कि मैं अगर पानी पीऊँगा ना तो वो भी मुझे लग रहा है कि वो इतनी उसमें एनर्जी विटामिन हो गए। मुझे हर चीज़ में जो खा रहा था ना, मुझे ऐसा लगता है एनर्जी आ रही है मैच जीतने के बाद। वो इतनी खुशी थी। अच्छा, आप बॉलिंग कराते वक्त जब आउट कर लेते थे तो ऐसा लगता था यूं करके, आपका स्टाइल ऐसा था कि चंदा लेने आवाम की तरफ ही चलेगा या पूरी क्राउड की तरफ, या आपका एक स्टाइल था, हमें बड़ा अच्छा लगता था बॉलिंग कराते वक्त। एक दफ़ा आप गिर भी गए थे, 2009 का वर्ल्ड कप था जी, और आपने आउट किया था मेरा ख्याल है जयसूर्या को, और आप गिर गए थे, तो वो पैर भी स्लिप हुआ था और वो विकेट भी मिल गई थी। वो वाकया बताए तो आपने यूं उठ के देखा तो आउट हुआ, फिर उठ के भागा ही यूं। देखिए, वो भी ऐसे ही मैच था, बहुत डेंजरस। 2009 के वर्ल्ड कप में 30 में मेरा नाम नहीं। 30 में नाम नहीं था? नहीं, फिर 16 में भी नाम नहीं। अच्छा। और बाय लॉ जो है, अगर आपका 30 में नाम नहीं तो आप 11 में भी नहीं आ सकते, 16 में भी नहीं आ सकते। ये आईसीसी का रूल है, क्योंकि आपने वो देने होते हैं, लिस्ट देनी होती है प्लेयर्स की, जो प्रॉब्लम्स होते हैं जो। ठीक हो गया। तो जब पहले मैच में पाकिस्तान को शिकस्त हुई तो इन्होंने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, आईसीसी के चेयरमैन उधर ही थे, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हम अब्दुल रज़ाक को बुलाना चाहते हैं। तो उसकी ग्रेडनेस ये थी, उसने कहा कि ये तो हमारे टूर्नामेंट के लिए बड़ी अच्छी बात है कि अब्दुल रज़ाक ये T20 वर्ल्ड कप खेलेगा, तो मैं उसे अथॉराइज़ करता हूँ, कोई इस लॉ नहीं, कोई कुछ नहीं, आप उसको बुला लें।
बड़ी बात। उसने इजाज़त दे दी तो मैं फिर आया, तो फिर वही प्रेशर था कि एकदम से आपका नाम भी नहीं है, 30 में नाम नहीं, फिर 16 में नाम नहीं है, फिर आप आते ही 11 में, वो इस चीज़ का भी प्रेशर था। और और ऊपर से आपने फिर परफॉर्म किया। ऊपर से वो अल्लाह का शुक्र हर में परफॉर्म करते फाइनल भी आ गया। और फाइनल में सबसे अच्छी बात थी, बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन थी कि 3 विकेटें मेरी फाइनल में थी। अगर वो 1 ओवर में कर लेता तो मैं मैन ऑफ द मैच हो जाता। तो इस चीज़ का वो था। जो यूनुस भाई ने कहा था संभाल के रखा हुआ है, वो दरअसल वो कौन सा ओवर था? मेरी दरअसल यूनुस भाई के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है वहाँ वो रिपीट तो करे बात। और बहुत ही अच्छा उनके साथ रिलेशन है। और देखिए हर कप्तान, मैं समझता हूँ जो कप्तान होता है वो प्रेशर होता है उसके ऊपर। हाँ, उसने काफ़ी चीज़ें देखनी होती हैं, प्लेयरों को देखना होता है, उसका माइंड काफ़ी चल रहा होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना उस वक्त नहीं जेहन में रहती। तो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मैंने कहा यूनुस भाई मुझे ये ओवर करा दें। तो फिर उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ सकती है, मैं संभाल के रख लेता हूँ। तो मैंने फिर एक प्रोग्राम में भी कहा था कि चलो अभी तक संभाल के अभी रखा। तक संभाला हुआ है, पर वो बात हो गई वैसे। यार बड़ा अच्छा था। अच्छा, संभाल के रखा हुआ है भाई तेरा ओवर, बहुत अच्छा है इसलिए। अच्छा रजी भाई, अभी एक क्लिप हमने देखा कि आपके बेटे ने बॉलिंग कराई है और आपका डंडा उड़ा है और आप गए वो नीचे करके, वो क्या मामला है? वाकई है माशाल्लाह, पहले तो मुबारक, आपका बेटा भी माशाल्लाह क्रिकेट खेल रहा है और वाकई अच्छी बॉलिंग करा रहा है, या कोई सेटिंग वेटिंग की हुई थी बेटा मैं आउट हो जाऊंगा, तेरा हाइप बन जाएगी तेरी? नहीं, अली रज़ाक देखे भी 2 साल उसने अंडर 19 खेली है सेंट्रल पंजाब से। हाँ, और बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। और सही बात है, उस जेन्युइन एज है और उसको थोड़ी अवेयरनेस की अभी थोड़ी कमी थी जब वो खेल रहा था। अच्छा, तो MSL T10 में उसका नाम नहीं था। तो मैंने फिर रिक्वेस्ट की शाहिद अफरीदी से और मैनेजमेंट से कि उसको आप बुलाएं। तो जो उनके टीम के ओनर थे तो उन्होंने कहा जी हम उसको खिलाते हैं। तो मेरे पे बड़ा प्रेशर था, तो मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की, मैंने कहा इसको डिज़र्व करता है कि मर्जिंग आप खिला रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि वो उसने ऐसा परफॉर्म किया कि पूरी टीम परफॉर्म नहीं कर रही तो वो टीम के लिए उसने 44 रन बनाए, वो भी 14 बॉलों पे। वाह, और अच्छा ऑलराउंडर है वो। हाँ, तो बॉलिंग नहीं करा रहा था। जब मैं बैटिंग करने आया तो शाहिद अफरीदी ने कहा कि जी उसको अली रज़ाक को बुलाया कि तुम ओवर करो अपने डैडी को। तो मैंने उसे मना भी किया, लाला ना करें, मैं कैसे उसको फेस करूं, बड़ा मुश्किल होता है कि आप MSL T10 का लेवल बड़ा अच्छा था। और मैंने 2-3 दफ़ा उसके पास गया हूं कि लाला ना करें, मैं इसको नहीं खेल सकता। उसने कहा नहीं करेगा तो यही ओवर करेगा। अच्छा, मैंने कहा आप क्या वजह से कह रहे थे कि भाई मैं नहीं फेस करना चाह रहा, क्या छक्के मार दूंगा या क्या होगा, या वो दरअसल आउट कर देगा तो मैंने कहा कि देखिए हर मैच घर में बोलता रहेगा आउट कर दिया क्योंकि मैंने अब्बा। नहीं, उसने जो पहले मैच खेला ना उसमें बॉलिंग नहीं कराई। हाँ, लाला से मैंने रिक्वेस्ट की, लाला ना उसे ओवर कराओ, उससे आपने पहले ओवर नहीं कराया हुआ तो आप क्यों मैच में आप डेलिब्रेटरी करवा रहे हो कि जी वो कप्तान है भाई। नहीं, दरअसल वो भी एक फन हो गया ना। तो मैं उसके पास गया तो उसने कहा नहीं करेगा तो ये करेगा। मैंने कहा जी लाला अब जो अड़ गया अब इसने कराने कराना। तो मैंने ज़हन में सोचा जैसी ही बॉल होगी मैंने तो जाना तो है, पहली बॉल भी मारना है क्योंकि 10 ओवर की गेम है। तो उसका बॉल लगने के बाद थोड़ा कट हुआ है, तो मैंने कट मारने के बाद तो कार्ड बैंड हुआ है, तो मैंने मुंह नीचे फेंका और सीधा ड्रेसिंग रूम की तरफ। हाँ, तो ये सूरत हाल थी वहाँ। नहीं वो बड़ा जबरदस्त, लोगों ने बहुत एंजॉय किया। देखो सन टू फादर जो है ना, ये एक वो ट्रेंडिंग में आ गया ना। सन टू फादर, हाँ जी, और आउट कर दिया। हाँ जी, पहली बॉल पे। इससे बड़ी हाइप मिली अली को। देखिए MSL T10 जो है ना बड़ा अच्छा टूर्नामेंट है और उसमें 2 इमर्जिंग प्लेयर खेलते हैं, 2 के 1 खेलता है शायद, तो वो उसके लिए बड़ा अच्छा है जो भी इमर्जिंग है। और बड़ा प्रेशर वाली क्रिकेट है वो। अभी 18 साल का है वो, 19 साल का हो 19 साल का होने वाला है, तो बहुत जल्द हम टीम में देखने वाले हैं। देखिए मेहनत करेगा, हार्डवर्क करेगा, अपने आप को फिट रखेगा और मेंटली स्ट्रांग रखेगा अपने आप को। तो फिर मैं सिफारिश कर दूंगा। हाँ, नहीं बात यह है कि परफॉर्म तो उसने करना है ना। परफॉर्म तो उसने करना है। आप अगर करवा भी पाए तो एक ही दफ़ा करवाएंगे, परफॉर्म तो उसने करना है जी। देखिए हम चीज़ को अच्छा भी नहीं समझते, पर ये कि अच्छे के लिए सिफारिश करना जो है ना वो सिफारिश नहीं होती। वो सिफारिश क्योंकि मैं खुद जो अंडर 19 में आया था तो मैं टीम से बाहर था। आप सिफारिश पे आए थे? हाँ जी, उन्होंने अच्छा। अजहर अली साहब थे हमारे ज़ैदी स्पोर्ट्स जो कप्तान जी कहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि आप को मैं सिफारिश नहीं कर रहा, मैं आपको एक सही बात बता रहा हूँ कि इसको आप एक बार देख लें, अगर आपको पसंद आए तो रखना, नहीं आए तो ना रखना। तो ये उन्होंने सिफारिश की थी। तो वहाँ पे जब मैंने पहला ओवर किया तो उसमें मैंने 4 आउट कर दिए, तो वो फिर वहाँ से मेरी फिर क्रिकेट स्टार्ट हुई।
हमने अभी बीच में देखा कि एक हरभजन सिंह कपिल शर्मा शो में बोल रहा है अब्दुल रज़ाक आपकी इंग्लिश का ज़रा मजाक उड़ा रहा है कि भाई यहाँ मैन ऑफ द मैच बने अब्दुल रज़ाक, और वो इंग्लिश में पूछ रहे हैं कि यहाँ से क्या जाएंगे, बोले लाहौर। ये क्या वाक़या था यार, ये आप खुद बताएं, ये क्या मामला था? देखें, हरभजन के साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती भी है, बातचीत भी है, अच्छा इंसान है, ऐसी कोई बात नहीं, पर उसने इसको थोड़ा सा ना ड्रामाइज तौर पे ना इसको कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, ड्रामा ऐसा हाँ नहीं जी, है। मतलब ऐसी बात नहीं थी। और इतनी को इंग्लिश का था कि ये ऐसी बात नहीं कि मुझे पूछेगा तो मैं उसका को हाँ गलत जवाब देना और बात है, और लाहौर का या कराची का, इस्लामाबाद का नाम लेना ये उसने अपनी तरफ से बनाया। और मैंने तो नहीं, देखे मैंने तो नहीं कहा कि मैं इसके कमरे में गया, तो मैं जब गया तो मुझे लगा मैं किसी लड़की के कमरे में आ गया, कोई इसके बाल बेड से नीचे निकलते थे और बाथरूम तक आए हुए थे, इतने लंबे बाल थे। तो मैंने समझा किसी लड़की के कमरे में आ गया हूँ, तो मैं फ़ौरन भागा हूँ दरवाज़ा बंद करने के लिए। तो ये इसकी आवाज़ आ गई, ओ आ जाओ मैं ही यहाँ। मैंने कहा यार ये बाल तुम्हारे इतने ज़्यादा। नहीं तो कौन सी लड़की के इतने बड़े बाल होते भाई? नहीं, वो बाद में पता चला कि मुझे नहीं पता था ना कि ये बाल नहीं कटवाते ना। तो वो कमरे में तो ऐसे ही सोते हैं ना, वो फिर ये तो नहीं होगा कि वो फिर नीचे गिर जाते हैं बाल इनके ना। अच्छा, तो ये तो आप भाग गए कमरे से? मैं कमरे से भाग गया, मैंने कहा शायद किसी लड़की के कमरे में चला गया। अच्छा, फिर उसने आवाज़ दी? हाँ जी, उसने आवाज़ दी कि मैं ही आ जाऊँ। दरअसल इसने सीडी मंगाई होती थी ड्रामों की ना, तो उसको देने के लिए मैं गया था। सीढ़ियाँ, ये अमानत चंद और ये स्टेज ड्रामों की, ये लाहौर स्टेज ड्रामे? हाँ जी, लाहौर से। ये देखते थे शौक से? ये भी बहुत ज़्यादा शौक से देखती। कमरे में आप ये भी सुनने में आई है कि 250-300 सीढ़ियाँ ले गए थे आप? नहीं, वो तो मेरे पास होती थी, इसने जो मंगवाई थी इसको मैंने कोई 30-40 के करीब दी थी इसको, क्योंकि ये तकरीबन 2-3 टूर से मैं इसको दे रहा था, क्योंकि मैं खुद भी बड़ी कैरी करता था। क्योंकि अगर वेस्ट इंडीज़ जैसे कंट्री में आप जाएंगे वहाँ एक्टिविटीज़ नहीं होती थी ऐसी, हाँ, बड़े तो काले वहाँ पे काले भी रोज़ लंबे देखना लंबे। पड़ता था, तो इसको मैं काफ़ी देता था। अभी भी कतर में मुलाकात हुई है, तो मैंने कोई ऐसा जिक्र नहीं किया कि आपने इंटरव्यू में ये बोल दिया था, वो कर दिया था, मुझे ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इसने अपनी तरफ से बात कही थी। हालांकि आप इंटरव्यू उठा कर देख लें, वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन उसने थोड़ा सा बना के पब्लिक का लाफ्टर, ये आपको बुरा लगा? नहीं, बुरा नहीं लगा। बुरा नहीं लगा, लेकिन ये सच नहीं है। देखे, बात ये है कि हमेशा सच्ची बात जो होती है ना, कड़वी भी होती है, बुरी भी लगती है। तो मैंने इसे फन में लिया, मैंने कि उसमें मजाक ही किया है, उसने कोशिश की है कि ये थोड़ा सा फन बन जाए थोड़ा सा, तो पर उस तरह वो ट्रेंडिंग में नहीं गई ये बात, क्योंकि हर बंदा देखे ना, अब हमारे बच्चे हैं, अब हमारे बच्चे से बात कर लो इंग्लिश में तो वो आपको जवाब देंगे इंग्लिश में। सही, क्योंकि वो हमारे उन्होंने बेस बनाई है ना। हमारे दौर में ज़्यादा फोकस क्रिकेट पे होता था, हम ज़्यादा नहीं स्कूल जा सके, नहीं पढ़ सके ज़्यादा, तो हमें इस चीज़ का अफसोस तो है। क्वालिफिकेशन कितनी है आपके? मैट्रिक है। मैट्रिक है? नहीं तो हाँ, पढ़ने का अफसोस। मैट्रिक मेरी है, 10-10 मिलाएं 20 जमाते हो गई हम दोनों की। 20 जमातें कम होती हैं? और नहीं, बस यहाँ पे तो जो इंग्लिश बोलते हैं वो भी जाहिल हैं, तो बाकी का रह जाता है काम। अच्छा यार, वो आईपीएल में अभी देखा कि फड्डे हो रहे हैं, विराट कोहली और गौतम गंभीर, नज़र पड़ी है आपकी? दोनों के बीच में बड़ा संगीन फड्डा हुआ है। सारा सरकमटेंसेस आपने देखे, तो आप किसको समझते हैं कि कौन ज्यादती कर रहा था, कौन सही था? देखिए, क्रिकेट में हीट ऑफ मूवमेंट हो जाता है, और जो कोहली है, मैं नहीं समझता कि वो उनमें कोई ऐसा बातचीत है, क्योंकि मैंने उनको बड़ा देखा हुआ है, वो परफॉर्मेंस दें या ना दें, कप्तान भी रह चुके हैं, वो बड़े कूल और बड़े काम हैं कोहली। हाँ जी। अच्छा, कभी हमने नहीं देखा कि उन्होंने कोई स्लैजिंग की हो या किसी से कोई ऐसी बदतमीजी की हो, तो हीट ऑफ द मूवमेंट हो जाता है समटाइम। गंभीर के बारे में क्या कहना? देखिए, गंभीर देखे ये सीनियर है उससे, और हर सीनियर को थोड़ा सा रिग्लेक्ट होता है कि ये जो है ना, ये जो जूनियर है, ये इसकी हाइप ज़्यादा है, इसको ज़्यादा फेमस है, ये ज़्यादा इसको लोग पसंद करते हैं, ये एक माइंड में रहता ही रहता है उसकी। तो उसकी छोटी छोटी बात भी थोड़ी सी ना सम टाइम आपको ना वो गुस्से में लेके आ जाती है। पर आईपीएल का देखो ना, बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड है, बड़ी अच्छी क्रिकेट हो रही है। अगर वहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती हैं तो एक तो सीरियस क्रिकेट है, और मुझे उम्मीद है कि उसके बाद इनकी आपस में किसी ने सुलह कराई दी होगी, सॉरी इशू भी हो गया होगा। मेरा ख्याल है कोहली पे फाइन हुआ था। फाइन तो वो आईसीसी ने, मैच रेफरी ने करना होता है ना,
तो जो आपस में आपका एक रिलेशन होता है, बड़े पाकिस्तान की टीमों में बढ़िया लड़ाई हुई है, तो तब बाद में वो देखा। शेयर करें ना यार रजी भाई, नहीं। आप तो एक अकेडमी है, इतना सालों का आपका तजर्बा है, कोई शेयर करे। नहीं, कोई बात ये है कि जैसे dressing room आसफ की लड़ाई हुई थी शोएब अख्तर के साथ, हाँ बल्ला तो अल्लाह मार हाँ दिया जो था। आपके सामने, तो वो एक हाइप क्रिएट हुई। आप वहीं थे जब? हाँ जी, तो रात को फिर सुलह होगी सारी। आप वहीं थे? हाँ जी, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। आपके आंखों के सामने हुआ था चल नहीं, रहा आखिर नहीं, मैं ड्रेसिंग रूम में था या नहीं, मैं या नीचे था, ग्राउंड में था शायद। तो आपको अब आवाज आई, बाद में पता चला कि ये चीज़ हुई है। कूट दिया हाँ शेब भाई ने? नहीं, मारा मुरा नहीं था, ऐसी नहीं बात थी। शेब भाई फिर देखिए, बात यह है कि कुछ लोगों को आप थप्पड़ मारें तो उनको कुछ नहीं होता, और कुछ लोगों को आप ऐसे हाथ उठा दें तो वो थप्पड़ से ज़्यादा वो लगता है। तो वो बस बैट उठाया ही था, मारा मुरा नहीं था। अच्छा, ये पिचेस के बारे में ज़रा कंपैरिजन अगर मैं करूं, आपने इंडिया में भी खेला है, पाकिस्तान में भी खेला है, पिचेस कौन से मुल्क की बेहतर है ज़्यादा, इंडिया पाकिस्तान के हवाले से अगर सिर्फ बात की जाए? सच्ची बात बताएं, सच्ची बात करनी? पाकिस्तान। अच्छा, वो कैसे? पाकिस्तान की पिचेस इसलिए कि फर्म होती हैं और डिटेटेड नहीं होती, ये टूटती नहीं है। जैसे होता है ना कि टूट जाए कोई चीज़, वो नहीं होता। इंडिया में अक्सर जब हम खेलते तो उसमें टूट जाती थी पिचेस। टूट जाती थी? हाँ क्या जी। मतलब? वो दरार पड़ जाते थे क्या? दरअसल वो वेल प्रिपेयर्ड नहीं होती थी, उस पर रोल जो है ना वो कम किया होता था, रूलर जो अच्छा। होता है ना वो कम किया होता है, और इसकी वजह से वो ज़्यादा फर्म नहीं होती, क्योंकि जितना रोलर आप करते हैं ना पिच के ऊपर तो उतनी वो फर्म बन जाती है, तो फिर टूटती नहीं, क्योंकि आपने स्टड पहने होते हैं, स्पाइक्स पहने होते हैं, वो जब उसके ऊपर लगते हैं तो वो फिर उसको होल्ड करती है। मसलन कहाँ की पिच आपको सबसे फारिक लगी है इंडिया की? दरअसल दिल्ली की पिच हम देखिए, वहाँ पे काफ़ी टूट गई थी पिच। सही है। और वो जो अभी मुझे आप बता रहे थे बॉल अंदर चली गई थी, और बॉल वो क्या वो थी? दिल्ली में ही। दिल्ली हाँ में? जी, 2004 में जब हमारा छठा वनडे था ना, हाँ। तो जिसमें हमने टॉस जीता था और पहले बैटिंग की, तो हमने 265 के करीब रन किए थे। तो इंडिया की टीम 120 पे आउट हो गई थी। अगर इंडिया पहले बैटिंग करती तो हमारा भी यही हाल होना था। अच्छा। तो ये ना डिसएडवांटेज की बात हो जाती है थोड़ी सी, कि ये जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इस टाइम पाकिस्तान की बॉलिंग और इंडिया की बॉलिंग और वर्ल्ड कप करीब है, कौन सी आपको लगता है कि इस टाइम बॉलिंग अच्छी है? देखिए, अगर क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना तो पाकिस्तान की बॉलिंग बेहतर है। सही है। और पाकिस्तान की बॉलिंग में ना एक्सपीरियंस भी वाइज, और जो आप कहते हैं ना कि वर्ल्ड क्लास कैटेगरी वाइज, वहाँ पे भी आपको कुछ बॉलर नज़र आएंगे, जैसे शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ़ हैं, और बड़ा अच्छा इनका आपस का एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है। और अच्छी बात यह है कि अभी ज़मान खान भी आए हैं। कौन से खान? ज़मान खान। जमान खान। हाँ जी, तो ये इसका वहाँ से आए डायरेक्ट इमरान खान के पास से? जमान खान, अच्छा आप भी हैं। ज़मान पार का नहीं कहा जमान मैंने। पार का, अच्छा। तो वो अच्छी बात यह है कि जब मुश्किल वक्त होती है, जब रन रोकने होते हैं या विकेट लेनी होती है, तो ये तीनों जो बॉलर हैं इनमें इतनी एबिलिटी है कि वो रन्स भी रोकते हैं और आउट भी करके देते हैं। अच्छा रजी भाई, सुना है आपने अपनी मर्सिडीज बेच दी? अच्छा। ये बात सही है? हाँ जी। क्या वजह है कि मर्सिडीज क्यों बेच दी? आप इतने अच्छे लगते थे, अभी हमने आपके इंटरव्यू में भी देखी थी मर्सिडीज चलाते हुए। तो क्या है, कोई अपग्रेड कर रहे हैं, गाड़ी कौन सी ले रहे हैं, क्या है? देखिए, एक तो काफ़ी पुरानी थी। सही है। और काम काफ़ी नहीं कर रहे थे। सही है। तो फिर अभी नई 0 मीटर गाड़ी ली है जो पाकिस्तान ने लॉन्च की है, हैवल। अच्छी गाड़ी हाँ है। जी। सही है, सही है। तो वो मर्सिडीज की रिप्लेसमेंट उसको हाँ जी, हैवल अच्छी है, बिल्कुल ठीक है। और इस टाइम आपकी मोस्ट फेवरेट गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी है अगर पूछूं मैं? गाड़ियाँ सारी अच्छी होती, जितनी भी लग्जरी गाड़ी हैं बहुत अच्छी हैं। मसलन जैसे कुछ BMW ऑडी होती है, कोई 4x4 होती है, आप कौन सी गाड़ियाँ पसंद करते हैं? देखिए, ओवरऑल जो अभी सूरत चली, ऑडी जो है ना ई-ट्रॉन, वो सबसे अच्छी जा रही है। ई-ट्रॉन, हाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ी है। तो ये दौर अभी इलेक्ट्रिक का और हाइब्रिड का, फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो है इलेक्ट्रिक और सेकंड प्रायोरिटी है हाइब्रिड। इसके अलावा सर्वाइवल नहीं है अगर आपने गाड़ी रखनी है। अच्छा, ये रजी भाई आपके साथ अभी बीच में कि एक तमन्ना भाटिया की भी तस्वीर
चल रही थी कि वो कोई ऐसा लग रहा था कोई अफेयर चल रहा है, क्या चल रहा है। बस देख लेना। मैं यही बोलूं, उतना ज्यादा मैं नहीं खुश है जितना आप खुश हो रहे मैं हैं। खुश हो गया। लेकिन ये गॉसिप में तो आ जाता है। मैं तो तसव्वुर कर रहा हूँ शादी हो जाती तो क्या होता। यकीन करें चितकबरे बच्चे होते वो बहुत गोरी है और हम मुश्की कलर है, तो उसके बारे देखिए में पता क्या है क्या, आपको पता होना चाहिए कि जब आप आपस में साथ रहते हैं ना, रंग पे रंग चढ़ जाता है। अच्छा, रंग चढ़ जाता या है। मेरा चढ़ जाना था या उसका चढ़ जाना था। आपका चढ़ जाना था सर। ये बस ऐसे ही बता दूं, आप पक्का कलर है। हाँ हाँ, तो फेशियल के बाद भी उतरेगा नहीं ये वाला कलर, ये मैं नहीं, बता ऐसी दूं। कोई बात नहीं थी। हमारा शूट हुआ था 2-3 दिन का दुबई में, हाँ, ज्वेलरी का था। तो वहाँ पे इनके जो फादर थे उनसे मुलाकात हुई थी। वो रिश्ते के लिए। नहीं नहीं नहीं, वो साथ आए हुए थे। अच्छा और बाद में पता चला कि ये जो है इनकी वालदा हिंदनी है, हिंदू है, और फादर मुसलमान है। अच्छा, तमन्ना भाटिया के। हाँ जी। और ये जो तमन्ना भाटिया है ये अपनी माँ को फॉलो करती है। हिंदू। हाँ जी। तो उस वक्त मुझे पता चला था उस वक्त। तो कोई बात कोई वाकिया तो खुल के बात दबा देते हैं यार रवि भाई। कोई बताए 2 दिन की शूट थी, हाँ जी। उसमें कोई 10 मिनट की बात भी हुई होगी। नहीं, हमारा देखो शूट जब होता है तो आपको काफ़ी देर इकट्ठे बैठना पड़ता है, नाश्ते करने पड़ते हैं, लंच इकट्ठा करना पड़ता है, डिनर इकट्ठा करना पड़ता है। पर ये कि वो दरअसल इसकी ये नई नई थी, ये अपनी फैमिली के साथ आई हुई थी। और वो आपको पहचान गई सारी चीजें, आपसे वाकिफ थी, क्रिकेट विकेट आपके दौर में देखी, शायद वो बच्ची हो उस वक्त, दूध पीती, लॉलीपॉप वगैरह। बहुत पुराने रजी भाई आप भी। उस वक्त मैं पाकिस्तान टीम में था। अच्छा, हाँ जी। सबसे अच्छी बात ये है कि 2013 की बात है ये। हाँ जी, पाकिस्तान टीम में था। और इंडियन जो है ना, पाकिस्तानी प्लेयर्स को बड़ा हाईली रेट करते हैं। ये बात है, बिल्कुल है, एग्री। और बड़ी अच्छी, बड़ी रिस्पेक्टेबली तौर पे इनसे मुलाकात हुई, और बड़ी अच्छी फैमिली, क्योंकि ये नई नई थी उसकी, ये पहली फिल्म ये हिम्मत वाला आनी थी। सही है, सही है, सही। तो उस वक़्त बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलके। एक बांग्लादेश की एक्ट्रेस थी भी, वो भी उनके साथ भी मुलाकात हुई। तो जब वो मेकअप करके आती थी तो ठीक लगती थी, मेकअप बगैर तो मैं उसे पहचाना ही नहीं। और चीख निकल जाती थी। तो वाकई ऐसा हकीकत हुई है। वाकई चीख हाँ, निकली है। चीख नहीं निकली। तो वो बैठी हुई, हालांकि रात को हम इकट्ठे थे, जो शूट वगैरह हुआ, सुबह नाश्ते में वो बैठी हुई थी। तो मैंने कहा ये कौन सी बूढ़ी औरत बैठी हुई है। बूढ़ी औरत तो मैंने उसे पास से गुजर गया, नहीं करे यार। तो मैं ना उसे हेलो भी नहीं किया। मैंने कहा पता नहीं कौन है, कोई औरत बैठी हुई है। तो मुझे बाद में किसी ने बताया कि ये वही है। तो मैंने कहा ये मेकअप क्या कर देता है। मेकअप इंसान को चेंज कर देता है सर, वरना गर्म पानी से मुंह धुलाए घुटना अच्छा निकले हमारा। आप ये देखें ना यार, ये तो मर्द ज़्यादा खूबसूरत है। 10 रुपए की शेप बना के ऐसा पप्पू निकलता है। अभी देखे रजी भाई ने क्या किया, एक ब्लेड ही फेरा होगा आपने लाहौर से जो निकले। आप कितने अच्छे लग रहे हैं। मैंने भी यहाँ पे खत बनाई हुई, बस और क्या, नेचुरल ब्यूटी। माशाल्लाह। हाँ जी। वैसे आप, मैं सही बताऊँ, आप कैमरे पे अच्छे लगते हैं वैसे। ये देखे, ये आपने हल्की सी दे दी। नहीं नहीं हल्की सी दे नहीं, दी। मैंने अभी देखे आपके अभी क्लिप देखे हैं कैमरे में, यूट्यूब पे मैं बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत लगते हैं। ओए होए रवि भाई, ये बराबर हो गया, हिसाब बराबर हो गया। क्योंकि जो काम आप शौकिया कर रहे हैं वो मेरा पेशा है। ये नहीं, वो मसला ये है कि मैं पंजाबी हूँ, आप उर्दू में जरा फर्क। अरे सर, आपको क्यों नहीं लगता मैं पंजाबी? में पंजाब से ही ताल्लुक है मेरा, रहीमिया खान से ताल्लुक है। पंजाब से हमारा ताल्लुक रहा है। अच्छा जी जी, पैदाइश भी वहीं की। अच्छा, कटिंग पे अभी बीच में हमने देखा था, बिल्कुल आपने किसी नाई को काम सिखाया था, कोई फौजी, बड़ी वाली फौजी कटिंग हो गई थी। और वो एक क्लिप भी आया था, शाहिद अफरीदी भी देख रहा है आपकी कटिंग को। वो किससे इंस्पायर होके करवा ली थी? क्या था कि कोई नाई ने कोई बदला लिया है आपसे? नहीं नहीं, मेरा दोस्त था, कोई प्लान नहीं था। तो मेरे ना डैंड्रफ काफ़ी थी, तो मेरा प्रोग्राम था टिंड कराने का, रोज़ों का महीना था। मैंने कहा चलो करा लेते हैं। तो मैंने कहा यार यहाँ से शुरू करो ज़रा। कहता कितना, वो मैं उसे बताता कि करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते। उसने कहा पूरी जैसे वो अब स्किन नजर आना शुरू की। मैं और कर दो, उसने ये पूरा फेर दिया। और जब ऐसे मैंने हाथ लगाया ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब मैंने कहा इधर भी कर दो, मैंने पीछे भी कर दो। अब जब उसने 3 जगह पे कर दिया तो मैंने देखा ये तो बड़ा बुरा लगना शुरू हो गया। मैंने कहा रुक जाओ बस,
मैंने कहा अब जैसे भी यहीं छोड़ दो, अब देखी जाएगी, 15-20 दिन की बात है, महीने की, फिर बाल आ जाएंगे। तो वो ये हुआ, पर बैड लक मेरी ये थी कि वो फैसलाबाद में टूर्नामेंट चल रहा था, और लाइव मैचेस थे, तो मैं वहाँ पे बैड लक थी, मैं चला गया वहाँ, इन्होंने इंटरव्यू कर दिया मेरा। अब वहाँ से फिर वो फिर आपने डाई भी कराए हुए थे शायद, वो ऐसा लग रहा था फैशन है, आपने फैशन फॉलो किया हुआ है, ऐसा तासुर आ रहा था। नहीं देखिए, मुझे खुद अभी ये पता चली ये बात, डैंड्रफ का मसला था। हाँ, और डेंडर की वजह से मैं तो टिंड कराने लगा था पूरी। ट्रेंड करा लेते लोग, उम्र की मुबारकबाद तो दे देते कम से कम। चलो अच्छा, कोई ट्रेंड तो बन गया ना, लोग खुश हो गए। चलो हाँ ना, ये जुओं के लिए भी पत्थर और टाइल का काम देखें, होता है। अगर मैंने ऐसे ही फैशन करने होते थे जब मैं पाकिस्तान टीम में तब करता, तब तो मैंने कोई ऐसा नहीं किया फैशन। लेकिन आपकी वो बरक्स हम शुएब अख्तर और उन लोगों को देखते हैं तो सोने की चेनें हिल रही हैं और भाग रहे हैं, और वो ये भी एक वो लगता था, अट्रैक्ट करती थी ऑडियंस को। बड़ा अच्छा। हाँ देखिए, हमें भी जब टीम में आए तो हमें भी ये चीज़ों की ऑफ़र थी ठीक। कि आप ये करें वो करें, तो बस मैंने कहा नेचुरली रखते हैं, बस ज़्यादा फोकस अपनी क्रिकेट पे रखें, ज़्यादा बेहतर है। अच्छा रजी भाई, लाहौर से या कहीं से भी कोई इस्लामाबाद से गेस्ट आता है मेरे पास, तो मैं कराची के हवाले से सवाल ज़रूर पूछता हूँ जी जी। कि आप लोग क्या राय रखते हैं फ़िलहाल कराची के लिए? कराची को आप कैसा समझते हैं, कैसा देखते हैं अभी करंट जो हालात हैं कराची को लेके? आपको मैं सच्ची बात बता दूं, सच बता। ये नहीं कि अभी मैं चैनल पे बैठा हुआ तो मुझे चैनल को खुश करने के लिए बात करनी है। ईमानी बात है, अंदर से बात ये है कि हम कोई फ़र्क रखते ही नहीं है। हम कराची पाकिस्तान ही समझते हैं, लाहौर पाकिस्तान ही है, इस्लामाबाद पाकिस्तान ही है, जितने भी पाकिस्तान के शहर हैं, फैसलाबाद हो गया, मुल्तान हो हालात गया। कराची के थोड़े से ख़राब हैं। देखिए बात यह है कि पाँचों उंगली एक जैसी नहीं होती, और हर जगह पे ऐसे ही है, हालात कहीं भी ख़राब हो सकते हैं। पेशावर में इतने ख़राब हुए, तो अब है तो पाकिस्तान ही ना, दुख तो हमें होता है ना, है तो हमारे जिस्म का हिस्सा ही ना। कराची हो या लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, पेशावर हो, तो हमें अपना ऐसे समझ जैसे जिस्म का हिस्सा है। अगर यहाँ पे कुछ होगा तो तकलीफ़ हमें होती है, ये नहीं कि नहीं होती। हम चाहते हैं यहाँ भी अमन हो, लाहौर में भी अमन रहे, पेशावर में भी, इस्लामाबाद, पूरे पाकिस्तान में अमन रहे। यार रजी भाई, वो मोमेंट तो शेयर करें जब आप पहली दफ़ा टीम में आपका नाम आया, आपको किसने बताया? उस वक़्त पता नहीं, अखबारों के दौर थे, सोशल मीडिया भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं था, बिजली भी नहीं थी, लोग तलवारों से जंग नहीं लड़ते थे, थप्पड़ों से लड़ते थे। बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, 90 पता नहीं कौन सा। उस वक़्त बताए रजी भाई, कैसा आपको लगा, किसने बताया कि आपका टीम में नाम आया है, और क्या मामला था? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਓਨਰ ਕਰਨਾ। ਤੀਰਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰ, ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ? अखबार देखे उस वक्त, बाकी इतना मीडिया नहीं था, पर अखबार जो था ना बहुत स्ट्रांग था, बहुत स्ट्रॉन्ग। और डेफिनेटली इनवाय वक़्त जो था, जंग था, ये बहुत पीक पे थे, मशरक भी था उस वक्त पीक पे। अखबार में आया था क्या? हाँ जी, अखबार में आया था। अखबार में इसलिए कि मुझे पहले इन्फॉर्म कर दिया था। अंडर 19 से मैं वापस आया तो अंडर 19 में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। शाहिद अफरीदी का डेब्यू हो चुका हुआ था, और मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी एज ए ऑलराउंडर ना, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। तो जब मैं वापस आया तो हमारे लाहौर एसोसिएशन का मैच था LCC ग्राउंड में, तो मैं बड़ा खुश कि मैं जाऊंगा तो मुझे कहेंगे आओ आओ हाथों पे आओ जी, आप खेलो, या आप अंडर 19 खेल के आए। तो मैं वहाँ पे पहुँचा तो उन्होंने अजीब बात कर दी। उन्होंने कहा जी अंडर 19 खेलना आसान है, लाहौर की टीम से खेलना मुश्किल है, तो आप ये मैच नहीं खेल सकते। तो मैं बैठ गया वहाँ। अब मैं बिल्कुल अफसरदा बैठा हुआ ऐसे कि ये इन्होंने मैच क्यों नहीं खिलाया मुझे, कि मैं खेलना चाहता था। अब मैं बैठा हुआ हूँ तो अल्लाह की ये करनी भी, एक बंदा आया मेरे पास, कहते हैं आप अब्दुर्रज़ाक को? मैंने कहा जी। कहते हैं आपने किसी को बताना नहीं, परसों आपका नाम अनाउंस होगा, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जाओ जाके तैयारी करो, आप वनडे खेल रहे हो जिम्बाब्वे के खिलाफ। अच्छा, जब उसने बताया ना तो मैं कहता हूँ वही वाला करंट जब साउथ अफ्रीका ला है, मेरे ऐसे जिस्म में एनर्जी आई है कि मुझे नहीं लगा। मैं मोटरसाइकिल पे बैठा हूँ और मैं शादरे पहुँच गया। शादरा। और
यकीन माने मुझे ये नहीं पता चला कब शादरा आ गया, मेरा घर कब आ गया। मैंने घर पे मोटरसाइकिल खड़ी की, अंदर गया तो मैंने अपनी वालदा को, जी मुझे खाना खिलाओ। अब उन्होंने 2 रोटी बना के दी, मैंने खाई। मैं कहा 2 रोटी और दो। मैं पता नहीं कितनी रोटियाँ खा गया खुशी में। वो कहते क्या हुआ क्या, बता तो सही। तो फिर मैंने अपनी वालदा को बताया कि मेरा नाम, क्योंकि पाकिस्तान टीम में आए उस वक्त ये था कि हमारे जो शादरा का एरिया था वहाँ से प्लेयर का निकलना इम्पॉसिबल था, अच्छा, नामुमकिन बात थी। वजह ये थी कि वो इस लेवल पे कोई जाता भी नहीं था, और इस लेवल को ये नहीं बंदा कह सकता कि यार ये लड़का जो है ये पाकिस्तान की तरफ से खेला है, क्योंकि पाकिस्तान शादरा में काफ़ी क्रिकेटर थे जिन्होंने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली, फर्स्ट क्लास में परफॉर्म भी किया, पर पाकिस्तान नहीं खेल सके। तो मैं पहला शादरा का लड़का था जिसका नाम पाकिस्तान टीम में आया। तो मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे वालिद साहब के पास साइकिल थी, तो जो बाज़ार था हमारा तकरीबन कोई 1/2 किलोमीटर के करीब था बाज़ार, तो उनको 2 घंटे लगे वो गुज़रते हुए। वो हर बंदा जो उनको मुबारकबाद दे रहा था साइकिल पकड़ के रोक के कहता जी रुक जाओ आप रुक जाए। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ है? उन्होंने कहा जी आपके बेटे का नाम आ गया, आपको मुबारकबाद हो, मिठाई खिलाओ। अच्छा, वो पूरा बाज़ार इकट्ठा हो गया। तो वालिद साहब कहते हैं कि मैं ज़िंदगी में इतना खुश कभी नहीं हुआ जितना मुझे आज खुशी मिल रही। क्या बात है। वालिद साहब हयात है? उस वक्त हयात थे, फिर 2000 में फौत हो गए। 2000 में? तो आपको खेलते हुए देखा उन्होंने? हाँ जी, देखा उन्होंने। क्या बात है। और वालदा? वालदा 98 में 98। उन्होंने भी देखे हैं, तकरीबन 14 मैच देखे हैं मेरे, 14 इंटरनेशनल मैचेस। अल्लाह ताला करी के रहमत करे। और असल खुशी है ही तब जब खुशियाँ सेलिब्रेट करने वाले हों जी, और वो आपके हकीकी खून के रिश्ते होते हैं और वो वालिदैन होते हैं। बेशक। अच्छा, दीनी उलमाओं में आप किसको पसंद से सुनते हैं? पसंदीदा कौन है दीनी उलमाओं में? देखिए सारे ही अच्छे हैं। आप किसी को भी सुने तो जो चीज़ अच्छी लगे, जो आप समझे कि वाकई ये चीज़ सही है। दरअसल हमारा ये होता है कि हमारी ज़बान पे अल्फाज कुछ और होते हैं, हमारे अमाल कुछ और होते हैं। तो ये जो तकसीम है ना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखें तो जितने भी उलमा हैं हमारे बड़े अच्छे हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, पर वो जो बयान करें उनके ज़िंदगी में अमाल भी और उनका रहना सहना भी उसके मुताबिक होना चाहिए। ना लालच होनी चाहिए सही। और ना उसमें कोई तकब्बर होना चाहिए। और जैसे आदमी जितना बड़ा होता है, जैसे जितना फल को दरख्तों को फल लगता है उतना झुक जाता है, उस तरह ही होना चाहिए। और इस्लाम हमारा जो है ना बड़ा खूबसूरत दीन है और इसमें बड़ी रूहानियत भी है। आप पानी पिए तो वो भी आपको लगना चाहिए। तो ये क्योंकि इनकी ड्यूटी है, इन्होंने गाइड करना है और सही गाइड करना है, और जिससे हमारा ईमान मजबूत हो, जिससे हमारी आखिरत भी संवर जाए। अच्छा, जितनी अरसे आपने क्रिकेट खेली, आपको सबसे अच्छा आपका फेवरेट कप्तान कौन लगा कि यार मुझे मज़ा आया भाई इसकी कप्तानी में खेलने में? देखिए सचल दे दे। पूरे वर्ल्ड में हाँ, अगर देखा जाए ना तो स्टीवा का भी ये बयान था, और कहते हैं कि जो ऑलराउंडर होता है ना वो सबसे अच्छा कैप्टन होता है। अच्छा। इसकी मिसाल ये है, सबसे बड़ी मिसाल इमरान खान, दूसरी मिसाल कपिल देव, तीसरी मिसाल स्टीव वॉ। और ये जितने मैं कैप्टन के नाम लिए इनकी आप इनका रिकॉर्ड देखें, और इन्होंने इतना अच्छा माहौल रखा हुआ था टीम का, प्लेयर इतने खुश थे इनसे, क्योंकि ऑलराउंडर की फीलिंग दोनों में आती है, बॉलिंग बैटिंग में आती है। बैट्समैन कैप्टन है तो हमेशा सोचेगा पहले बैटिंग करने का, कि यार बैटिंग कर लें बाद में देखी जाएगी। जैसे बाबर है। बात यह है कि उसकी नहीं मैं बात कर रहा, वैसे ओवरऑल बता रहा हूँ आपको। वो तो बात पे फिट वो बैठ रहा है। हाँ, जितने भी बैट्समैन हैं है ना। नहीं, देखो अगर कोई बॉलर कप्तान होगा ना तो वो प्रेफर करेगा पहले बॉलिंग करना, क्योंकि वो चाहेगा कि जी प्रेशर बॉलिंग पे ना आए।
हम पहले बॉलिंग कर लें, सारा प्रेशर बैट्समैन पे चला जाएगा। अब बैट्समैन कप्तान होगा तो वो कहेगा पहले बैटिंग कर लो, सारा प्रेशर बॉलर पे आ जाएगा। ज्यादा कामयाब कौन है इन दोनों में से, बॉलर या बैट्समैन कप्तानी में? देखिए पता है कि ये आपके हिसाब से ये 50-50 है इसमें, और सेंसिबल वही होता है और अच्छा डिसीजन वही लेगा जो दिलेर होगा, जिसकी विल पावर सबसे अच्छी होगी। जैसे पॉन्टिंग था, पॉन्टिंग की सबसे अच्छी बात ये थी कि पिच पे ग्रास हो, मॉइस्चर हो, वो पहले बैटिंग करता था और उसने दिखाया है 2003 के वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ उसने जिस पिच पे उसने टॉस जीत के पहले बैटिंग की है, हमने देखा पहले 10 ओवर जो है ना सारे स्कोर फाइन लेग और थर्ड मैन पे हुए थे, इसमें से 100 किया था। तो वो तो अपनी विल पावर से ले गया सारा कुछ, विल पावर से ले गया। वो सीगा कोई भी होता तो वो पहले बॉलिंग करता। तो ये जो है ना, इसको आप बदल नहीं सकते आप, सही। दुनिया का कोई बंदा नहीं इसको बदल सकता। जो ऑलराउंडर है वो कप्तान होगा तो उसमें पाकिस्तान जो भी टीमें होंगी उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, एक वाकया मशहूर हुआ था कि कुछ खिलाड़ी आपको मशकूक दिखे थे, उसकी शिकायत आपने शाहिद अफरीदी को भी की थी कि यार इन लोगों की गेम मेरे को आउट लग रही है, कोई सट्टे वट्टे का मामला लग रहा है। तो उसके बाद वो पकड़े भी गए थे। वो क्या था, मशकूक कैसे दिख गए, क्या मामला था, क्या था? देखिए ऑब्जर्वेशन होती है, जब आप सारे इकट्ठे खेल रहे होते हैं ना तो हर प्लेयर की कैपेसिटी का आपको पता होता है। हाँ यार, ये इस बॉल को चौका मार सकता है कि नहीं मार सकता, इस बॉल को ये छोड़ सकता है कि नहीं छोड़ सकता, हर बॉल प्लेयर का पता चल जाता है क्योंकि आप इकट्ठे प्रैक्टिस करते हैं, मैचेस खेलते हैं। तो उसमें जब आपको थोड़ा शक हुआ, कैसे हुआ था कि कुछ बैट्समैन थे जो चौके वाली बॉल को भी नहीं मार रहे थे, तो वैसे ही मेरे ज़हन में यार कि ये गलत हो गया कि हालांकि ये चौके वाला बॉल था कि क्यों नहीं लगा। वो पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए अच्छा भी हो गया कि जो आने वाले जो प्लेयर्स हैं उनको एक सबक मिल गया कि ये चीज़ें, ये स्टिग्मा अगर लाइफ में लग जाए आपकी बात तो फिर सारी उम्र नहीं ये जाता। तो वो फिर ऐसे ही बस पाकिस्तान टीम के लिए किया, हमने अपने लिए नहीं किया। तो शाहिद अफरीदी को जब बताया तो उन्होंने क्या कहा था आपको? बस देखे उनके जेल में भी नहीं था। देखे जब मैच बंदा हारता है तो लोग तो बातें करते हैं ना कि शायद ये मैच जान के हारे हैं, ये इन्होंने ये किया हुआ था। हर बंदे की अपनी सोच होती है, तो वो वैसे ही हुआ है। पर वो उस वक्त आपको पता है प्रेशर इतना होता है, थोड़ा सा माइंड में चीज़ आती है फिर निकल जाती है, तो वैसे ही हुआ था। बस वो एक अपनी ऑब्जर्वेशन थी। अच्छा रजी भाई, आपने लीगों से ज़्यादा पैसा कमाया या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से रह के ज़्यादा पैसा कमाया? अगर कंपेयर करें आपकी वर्थ का, तो पैसा ज़्यादा कहाँ से कमाया आपने? पाकिस्तानी टीम से। पाकिस्तानी टीम से, क्योंकि आप देखें उस वक्त वनडे और टेस्ट मैचेस होते थे। सही है। और मैच फीस क्या थी उस वक्त? मैच फीस 99 में तो 10,000 थी, फिर 2000 में इन्होंने 2 के 2.5 लाख कर दी थी। अच्छा, एकदम 10,000 से इतना टाप दिया? हाँ जी, क्योंकि उस वक्त जो इंडिया में फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही थी ना, वो 1.5 लाख रुपया के लाख रुपया वो पर मैच फर्स्ट क्लास के मैच में ले रहे थे। ओह, हम इंटरनेशनल मैच में 10,000 रुपया ले रहे थे। और ये कितना डिफरेंस है। हाँ जी, पर हमारा जो एवरेज थी साल में तकरीबन 34-35 वनडे खेलते थे और तकरीबन कोई 9-10 टेस्ट मैच खेलते थे। तो ये हमारा एक रेशो था। तुम्हारा वो सारा जो अर्निंग थी वो पाकिस्तान खेलने की वजह से। अच्छी बात ये थी कि इज़्ज़त थी, रिस्पेक्ट थी, और क्रिकेट हम बड़े शौक से खेलते थे। अच्छा, ये बात सही है कि ऑस्ट्रेलवी प्लेयर और इंडियन प्लेयर ज़्यादा अर्न करते हैं रादर दैन के ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, उनकी मैच फीस बहुत ज़्यादा होती है, डबल ट्रिपल 4 गुना। 4 गुना से भी ज़्यादा होगी। और ये कि वो उन्होंने डिफरेंस ख़त्म कर दिया ना पैसे का। अब प्लेयर पे जब पैसों का प्रेशर ख़त्म हो जाता है ना, तो वो एक डिफरेंट माइंड में चला जाता है, पर वो उसका सारा फोकस क्रिकेट पे होता है। अब हमारे सम टाइम अगर पिछले 25 साल पीछे चले जाएं तो उस वक्त तो यही चलता रहता ना कि यार अगर ये मैच मैं ना खेला तो मुझे पैसे तो मिलने कोई नहीं। अच्छा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह उसके पैसे नहीं होते थे? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो 2001 में आया ना, उससे पहले नहीं होते थे? उससे पहले नहीं था सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये तो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया उस वक्त भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इनके चलते थे, न्यूजीलैंड। तो आपने जब क्रिकेट छोड़ी है, रिटायर जब हुए 2013 में, तब तक मैच फीस कहाँ तक पहुँच गई थी? उस वक्त तकरीबन मेरे हिसाब से कोई 5.5-6 के करीब चली गई लाख। हाँ जी, पर मैच। हाँ जी। टेस्ट के भी सेम होते थे? टेस्ट के ज़्यादा 10 लाख कर दिया हुआ था। टेस्ट के 10 लाख हो गए थे और ये वनडे के 5-6 लाख। और T20 के उस वक्त नहीं? 3-3.5 लाख के करीब। अच्छा, T20 के कम थे।
और इस टाइम करंटली क्या है? इस टाइम तकरीबन डबल है ऑलमोस्ट, जब इनके है। सबसे ज़्यादा T20 के? नहीं, टेस्ट मैच। टेस्ट मैच की मैच फीस सबसे ज़्यादा है। उस वक्त तो ब्रांडिंग भी बहुत होती थी और आप लोग बड़े ऐड वैड भी करते थे, हाँ जी, बोतलों के और पता नहीं किस किस चीज़ों के। हाँ जी, पेप्सी के ज़्यादा थे क्योंकि पेप्सी हमेशा बड़ा सपोर्ट करती थी। पेप्सी का कॉन्ट्रैक्ट पीसीबी के साथ भी था और सेपरेटली प्लेयर के साथ भी था। अच्छा। तो एक ये थी, फिर एक टाइगर बिस्किट थे, सर्विस टायर वाले, बस ये 3-4 ही थे। क्योंकि अब अगर उस वक्त अब होते तो फिर ज़्यादा होते। अब तो काफ़ी, अब तो जी मलिक रियाज बन जाते, आप बैरिया डाउन खरीद लेते। वो अभी ज्यादती वाली बात बता रहे थे मुझे ऑफ कैमरा, वो ज़रा बताइएगा, वो कितने वर्ल्ड कप के आपको 1,10,000 रुपये पकड़ा दिए थे? हाँ देखिए, 96 में मेरा डेब्यू हुआ 96 में डेब्यू। और उस वक्त जो रेशो था तकरीबन कोई 8,000 के 9,000 पर मैच था। सही है। और जब वर्ल्ड कप के मैंने 9 मैच खेले तो इंसेंटिव डाल के जो विनिंग होता है, आपको मैचेस काफ़ी जीते थे हमने, तो 1,10,000 रुपये का चेक बना था। नहीं करे, ये बहुत कम था। हाँ जी, और उस वक्त इंडिया का जो रंजन ट्रॉफी खेलता है फर्स्ट क्लास प्लेयर, वो एक मैच का तकरीबन 1-1.5 लाख रुपए लेता था। और आपको 9 मैच हो गई, हमने इंटरनेशनल खेले, इंटरनेशनल और उनके फर्स्ट क्लास। रिटायरमेंट के बाद क्या बिजनेस कर रहे हैं? क्या मसरूफियत चल रही है? क्या मामलात हैं? क्या काम कर रहे हैं? देखिए, रिटायरमेंट के बाद मेरा पैशन था कि मैं कोचिंग में आऊँ और अंडर 19 लेवल पे, अंडर 16 लेवल पे मैं करूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा बेनिफिट जो प्लेयर थे उनको अच्छी तरह पॉलिश बंदा कर सकता है, उनको अवेयरनेस दे सकता है। क्योंकि ये जो क्रिकेट है सारी विल पावर की है। मेंटली जितने आप स्ट्रॉन्ग होते हैं और साथ में फिज़िकली आपकी बॉडी फिट रहती है तो आप अच्छे प्लेयर बन सकते हैं। पर वो बैड लक ये रही कि फिर अंडर 16 अंडर 19 में नहीं जा सका। फिर क्रिकेट बोर्ड से ऑफ़र आ गई कि आप डोमेस्टिक में आप कोचिंग करें, तो वो फिर पहले केपी की 1 साल, फिर सेंट्रल पंजाब की 2 साल की, तो फिर उसके बाद रिज़ाइन दे दी। अभी क्या कर रहे हैं? अभी बस ये कि असाइनमेंट्स हैं कुछ चैनल्स के साथ, और फिर ये कोई मैचेस वगैरह आ जाते हैं। बस जो कमाया है उसको एंजॉय कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। बात ये है कि जो भी हो इज़्ज़त के होने चाहिए और हलाल के होने चाहिए, इसमें बड़ी बरकत है। थोड़ा हो पर आप इंजॉय बहुत करते हैं। इंजॉय बहुत करते हैं। किस सियासी जमात को सपोर्ट करते हैं रज़ी भाई? किसके नारे मारे हैं आपने पीछे से चिल्ला चिल्ला के? ज़िंदगी में सच्ची बात है, कभी भी ऐसा काम नहीं किया। जो मुल्क के लिए अच्छा सोचता है, करता है, उसको हम सपोर्ट करते हैं, कोई भी हो। अच्छा। सारी जमातें पाकिस्तान की हैं और सबका यही मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान को माशी तौर पे और बड़ा एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है। तो अल्लाह करे कोई भी इसमें अगर कामयाब होता है तो हमें खुशी होगी, तो हम उनके साथ हैं। खान साहब के बारे में क्या राय है? खान साहब इमरान खान साहब हैं। इमरान खान है, बहुत अच्छा जवाब भाई। हाँ हाँ हाँ, मसला हल हो गया, गुत्थी सुलझा दी आपने। अगला वज़ीर आज़म किसको देख रहे हैं? देखिए, ओवरऑल तो नून की लग रहा है, और नून के बाद फिर पीपल पार्टी है। अब 2 जमातें रह गई हैं जो स्ट्रॉन्ग रह गई। तो आपके हिसाब से पीटीआई ख़त्म? देखिए, बात ख़त्म की नहीं है, हर बंदे को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। और हमारी सोच ये है कि जब हम प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो हम कहते हैं कि अल्लाह का बड़ा करम है हम पे। तो जब प्राइम मिनिस्टर से आप उतर जाते हैं तो तब भी अल्लाह का करम करना कहना चाहिए कि अल्लाह का शुक्र है। हर हाल में शुक्र करना चाहिए, अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो। बेशक। तो उस वक्त हमें नागबार गुजरता है, जब हम बन जाते हैं तो हम कहते हैं देखे जी कि ये तो अल्लाह ताला ने की मर्ज़ी से बना सारा कुछ। तो हर बंदे की अपनी सोच है, जैसे भी इसको समझ लें। पाकिस्तान के हालात क्या देख रहे हैं आप? मतलब रज़ी भाई, फ्यूचर क्या देख रहे हैं इस टाइम पाकिस्तान का? देखिए, पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना है और इंशाल्लाह रूहानी तौर पे सपोर्ट मिल रही है, मिलती रहेगी, और जो भी होगा पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा इंशाल्लाह। अच्छा, जाते जाते रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाज़री के बारे में तो बताएं। आपने अभी मुझे बैक कैमरा ओहद की ज़ियारत का बताया, वो भी बताएं ज़रा।
वो ओहद पे कैसे ज़ियारत हुई, कहाँ गए, वो ज़रा बताएं। देखिए, फिर सबसे रोज़ा रसूल पहले पे तो भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि वहाँ से बुलावा आया तो गए। और ग़ज़वा उहद पे उस वक्त बैन था, बैन था। और एक टैक्सी ड्राइवर पठान थे, तो उन्होंने, ज़ाहिर बात है ये आज से कुछ 15-16 साल पहले की बात है। ग़ज़वा ओहद की वो जगह बैन थी जहाँ आप गए। जी ग़ज़वा जी, हाँ ओहद जी। नहीं, वो उन्होंने फेंस लगाई हुई थी। जी अब ये जो टैक्सी ड्राइवर थे, ये इनके पास चोर रास्ते थे। चोर रास्ते थे। अब ये मुझे इसने कहा कि हम आपको लेके जाते हैं चोर रास्ते। हालांकि अगर आप मेन रास्ते से जाते तो वहाँ पे सिक्योरिटी थी, चेकिंग थी, वो नहीं जाने देते। नहीं जाने ये चोर रास्ते से मुझे ले गया, कहता जी मैं यहाँ आपको पहुँचा दी है, अब आपने यहाँ से चढ़ के जाना है। तो मेरी फैमिली साथ थी, तो अल्लाह का शुक्र है हम वहाँ पे ग़ज़वा उहद के पहाड़ पे चढ़े और वो शगाफ देखा। और वहाँ जो पे पहाड़ यूं हुआ था। हाँ जी, इतनी हुज़ूर खुशबू। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक जहाँ शहीद हुए थे, जहाँ पे आराम फरमाया था रसूल अल्लाह ने, वहाँ की बात हो रही है। हाँ जी, और पहाड़ की ये फीलिंग है कि अगर आप उसके नीचे से चले जाएं तो ऐसे लग रहा है कि वो आपके ऊपर गिर जाएगा। अच्छा, और विदाउट एनी प्रोटेक्शन वो खड़ा है। कोई दुनिया का ये प्रूफ नहीं कर सकता कि इसको कोई प्रोटेक्शन मिली हुई है या इसको ये स्पोर्ट की वजह से खड़ा है। ये रूहानी तौर पे खड़ा है। और इतनी खुशबू है वहाँ पे, और ऐसी खुशबू नहीं है वहाँ पे, हर सेकंड में खुशबू की जो अपनी जो एक होती है खुशबू को जो आप फील करते हैं वो बदल रही है। उसकी जो फ्रेगनेंस है वो चेंज हो रही है। हवा आती है तो वो उसकी वो ऐसे लगता है कि ये जैसे कोई और खुशबू है, हाँ किसी जी, ने कभी और खुशबू है। परफ्यूम और अतरों की बोतलें खोली हुई हैं। हाँ जी, ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई फैक्ट्री लगी हुई है तो वहाँ से वो चीज़ आ रही है, और आप देखा जाए वहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप कब गए थे? 2006-07। सर इस टाइम उन्होंने कंक्रीट से तो वो बंद कर दी है जगह, वो जो जगह है वो सीमेंट लगा के उन्होंने बंद कर दी है, ताकि लोग फिर वहाँ जाके और दूसरे मामलात भी करने लग गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने बंद कर दिए। तो वो आप तो खैर लकी हैं कि आपने माशाल्लाह से वो जगह एक्सप्लोर की। और रोज़ा रसूल की एंट्री भी बता दें, हाज़िरी बता दें, वो कैसा रहा? नहीं, बहुत अच्छा रहा। और वहाँ पे जाके जो आपकी रूह होती है उसको सुकून मिलता है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपके जितने थॉट्स हैं, जितनी आपकी डिज़ायर हैं, वो सब ख़त्म हो जाती है और आपको बड़ा सुकून मिलता है। आप जब बैठते हैं तो आपकी रूह कहती है कि आपने यहीं बैठा है, आपने कहीं नहीं जाना। पर एज इंसान फिर जब हम जिस्म के मालिक हैं तो वो फिर वहाँ से उठना पड़ता है। बहुत ज़्यादा रूहानियत है, बड़ा सुकून मिलता है वहाँ। क्या बात है जी, क्या बात है रज़ी भाई। अल्लाह आपको मज़ीद बुलंदियाँ दे, तरक्कियाँ दे। अल्लाह आपके बेटे को मज़ीद पाकिस्तान के लिए सर्विसेज कराए, पाकिस्तान के लिए टीम में उसका नाम आए, हमारी दुआ है। और पाकिस्तान के लिए बड़ी वो कामयाबियाँ हासिल करें, हमारी दुआ है। थैंक यू, थैंक यू। आपके आने का बहुत शुक्रिया, इस पॉडकास्ट को करने का बहुत शुक्रिया। मौजूद ख़वातीन हज़रात, इस पॉडकास्ट को इख्तिताम करने का आ गया टाइम, और करेंगे क्योंकि रज़ी भाई ने भी 2 जमाइयाँ ले ली है। थैंक यू सो मच। इस पॉडकास्ट को इख्तिताम करेंगे इस यकीन और इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और अब्दुल रज़्ज़ाक़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।